1980 में जबकि रोड कच्चे पक्के हुआ करते थे, उस दौर में मैं ट्रक चलाया करता था। वैसे तो मैंने तकरीबन 35 से 40 साल तक ट्रक को मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में न सिर्फ चलाया था, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े इदारों में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुझसे राब्ता किया जाता था। ये जो ट्रक चलाने का टाइम था, या जितने अरसे मैंने ट्रक ड्राइविंग की थी, तो इस दौरानिए में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की यादें थीं जो आज तक मेरे जहन से नहीं निकल सकी। उन वाक़यात में कुछ वाक़यात इस तरह के हैं जो बहुत ही पुरअसरार हैं। जैसे कि एक वाक़या जो कि 1985 में मेरे साथ पेश आया था, जब मैं सामान को लेके कराची से लाहौर के लिए रवाना हुआ था। अब के दौर में जब भी आप हाईवे जाते हैं या इस तरह के रोड पे सफ़र किया करते हैं, तो ना सिर्फ ये जो सफ़र है इसमें तेज़ी आ चुकी है, बल्कि अब आप बहुत कम वक्त में या कुछ घंटों में एक शहर से दूसरे शहर बआसानी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो 1980 का दौर था, उस दौर में जो हाईवेज थे वो इतने ज़्यादा पुख्ता नहीं थे। कहीं कहीं पक्के रोड थे, जबकि बहुत सारे एरिया इस तरह का हुआ करता था जहाँ पे जो रोड्स हैं वो कच्चे हुआ करते थे। जब भी मैं लॉन्ग रूट पे सामान की मुंतकली के लिए निकला करता था, तो मैं अपने साथ बैकअप पे अपने किसी दोस्त को या एक ड्राइवर को ज़रूर रखा करता था। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि कभी कभी जब आप ड्राइव करते करते थक जाया करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ देर के लिए रेस्ट करें। खैर, ये जो सफ़र था, जो कि बड़ा भयानक सफ़र था, इस सफ़र पे जब हम लोग रवाना हुए और जैसे ही हम लोगों ने हैदराबाद को क्रॉस किया, तो रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। जो लोग हैदराबाद में रहा करते हैं या इसकी तारीख़ से वाकिफ़ हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि गए वक्तों में, यानी अब से तकरीबन 40 या 50 साल पहले, बहुत सारी इस तरह की सरकारी जगहें थीं, बहुत सारे इस तरह के अस्पताल थे जो कि गुज़रते वक्त के साथ साथ न सिर्फ बंद कर दिए गए, बल्कि कुछ जगहों को तोड़ने के बाद दोबारा से तामीर कर दिया गया। वैसे ही एक जेल थी जो कि हैदराबाद से तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर के फासले पे मौजूद थी, और कहा जाता है कि प्री पार्टीशन दौर में, यानी कि तकसीम से कबल, इस जेल को अंग्रेज़ इस्तेमाल किया करते थे। बज़ाहिर देखने में ये 2 या 3 कमरों पे मुश्तमिल जेल थी, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरह की वीरानियत थी या इसको देखने के बाद कुछ इस तरह का खौफ आप पे तारी हो जाया करता था कि कुछ देर तक आप इसको देखने के बाद सख्ती किसी हालत में रहा करते थे। बहरहाल, रात के उस पहर में जैसे ही हमारा ट्रक उस जेल के करीब पहुंचा, तो बज़ाहिर दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे इस जेल की छत पे कोई ना कोई मौजूद है या कुछ लोग हैं जो खड़े हुए हैं। हालांकि हमने अपने बड़ों से या गए वक्तों में और लोगों से सुन रखा था कि ये जो जेल है, इस जेल को पार्टीशन से पहले जेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, और जब पार्टीशन हो चुका था तो उसके बाद ये जो जेल था ये मुकम्मल तौर पे बंद था। अब जैसे ही हम लोगों की नज़र उस जेल की छत पे पड़ी और हम लोगों को लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ना सिर्फ जेल की छत पे खड़े हुए हैं, बल्कि हमारी तरफ इशारा करके मदद मांगना चाहते हैं। अब रात का पहर था, हल्की हल्की सी रोशनी मौजूद थी, बस इतना पता चल रहा था कि इस जेल की छत पे कुछ लोग मौजूद हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही हम उस जेल के सामने पहुंचे, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारा ट्रक था उसको ना सिर्फ रोक दिया, बल्कि रोकने के बाद मैं और मेरा दोस्त ट्रक से ना सिर्फ बाहर निकले, बल्कि हम लोग उस जेल की तरफ बढ़ने लगे। हम लोग चाहते थे कि हम जाके देखें आखिर क्या मसला है और ये कौन लोग हैं जो जेल की छत पे मौजूद हैं। बहरहाल, जैसे ही हम लोग ट्रक से उतरे और उतर के जेल की तरफ बढ़ने लगे,
तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये जो मंजर था मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका था। अभी कुछ देर पहले हमें लग रहा था जैसे जेल की छत पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो हाथों के इशारे से हमें मुखातिब करने की या हमारी मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते ये जितने भी लोग थे या जो कुछ हमें नज़र आ रहा था वो एकदम से न सिर्फ गायब हो चुका था बल्कि अब ऐसा लग रहा था जैसे उस जेल की छत पे कोई भी मौजूद नहीं है। अब जैसे ही जेल की छत के ऊपर से ये जितने भी लोग थे एकदम से गायब हुए तो मेरे साथ जो मेरा दूसरा ड्राइवर मौजूद था वो भी मुझे अजीब निगाहों से देखने लगा। अब हम लोगों की समझ नहीं आ रहा था कि मज़ीद आगे बढ़ें या वापस से ट्रक के अंदर बैठें और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। किसी दौरानिए में ऐसा लगा जैसे किसी औरत ने न सिर्फ मेरा नाम पुकारा है बल्कि मेरा नाम पुकारने के बाद मुझसे पूछा है कि तुम कैसे हो। अब इस वीराने में, इस सुनसान हाईवे पे, इस अबंडन जेल के सामने एकदम से किसी की लड़की की आवाज़ में मेरा नाम सुनाई देना और मुझसे मेरे हाल के बारे में पूछना, ये जो कुछ मैंने सुना था ये मेरी समझ से बाहर था। बहरहाल जैसे ही मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की है जो कि जेल के सामने यानी हमारे ट्रक के पीछे की तरफ न सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि हमारी तरफ कुछ इस तरह से देख रही है जैसे कि वो हमारी मदद की मुंतज़िर थी। जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो उससे पहले कि मैं उससे उसके बारे में पूछता उस लड़की ने मुझसे एकदम से कहा कि अगर आप बुरा ना माने मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या आप मुझे अपने ट्रक में आगे तक छोड़ सकते हैं। अब इतनी रात में इस वीरान रास्ते पे इतनी खूबसूरत लड़की का मौजूद होना और ना सिर्फ मौजूद होना बल्कि उसका हमसे मदद मांगना, तो उसको इनकार करने की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं थी। जैसे ही उस लड़की ने हमसे या ख़ास तौर पे मुझसे मदद मांगी और मेरा नाम लिया तो मैंने फ़ौरन से उसको आगे तक छोड़ने की हामी भर ली। हालांकि सोचने वाली बात ये थी, ये लड़की जिसको मैं नहीं जानता था या जिससे मेरी कभी भी इससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी, वो बिला आखिर मेरा नाम कैसे जानती थी। मैंने उसको कहा कि ठीक है, आपको जहाँ भी जाना है आप ट्रक में चल के बैठ जाएं, हम लोग इस तरफ जाएंगे, अगर आपको रास्ते में कहीं उतरना है तो हम आपको वहाँ तक ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये सुनते ही वो जो लड़की थी उसने आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने अपने पैरों में पायल या घुंघरू पहन रखे हैं। अब क्योंकि हल्की हल्की सी रोशनी मौजूद थी और इतना ज़्यादा वाज़े कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो जब तक कि हमने उसके पाँव में पायल या घुंघरूओं की आवाज़ नहीं सुनी थी तब तक हम लोगों ने उसके पाँव के ऊपर गौर नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हमने पायल की या घुंघरू की आवाज़ सुनी तो एकदम से जो मेरी नज़र थी वो उस लड़की के पाँव की तरफ पड़ी। अब जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की के पाँव की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उसके जो पाँव हैं वो नॉर्मल इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अजीब से टेढ़े से उसके पाँव थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो उंगलियां हैं वो शायद पीछे की तरफ हैं जबकि उसकी जो एड़ी है वो आगे की तरफ है। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने अगले लम्हे अपने दोस्त की तरफ देखा तो जो मेरा दोस्त था या जो मेरे साथ ड्राइवर मौजूद था उसकी भी निगाहें मुसलसल उस औरत के पैरों की तरफ थीं। अब आंखों ही आंखों में हम एक दूसरे को समझा चुके थे कि जो लड़की हमारे सामने मौजूद है, जो कि बज़ाहिर देखने से बड़ी ही हसीन और जमील नज़र आती है, ये यकीनन कोई लड़की नहीं है बल्कि ये एक चुड़ैल है या फिर एक पिछल पैरी है।
अब जैसे ही हम दोनों को इस बात का यकीन हो चुका तो हम दोनों ने एकदम से दौड़ना शुरू किया और जैसे तैसे दौड़ते दौड़ते न सिर्फ ट्रक के अंदर सवार हुए बल्कि फौरन से ट्रक को चलाना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक, या आप ये भी कह सकते हैं कि 30 या 40 किलोमीटर तक न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे दोस्त को भी यही महसूस हो रहा था कि जैसे वो जो चुड़ैल है या जो भी पिछल पैरी है वो मुसलसल न सिर्फ हमें फॉलो कर रही है बल्कि मुसलसल बार बार हम दोनों का बारी बारी नाम पुकार रही है। अल्लाह का शुक्र है कि जब हम अपनी मंजिल तक पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया। इसके साथ साथ उस मंजिल के करीब जो भी मस्जिद मौजूद थी तो हम लोगों ने वहाँ पे एक जमात के साथ नमाज भी पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब हमारी मुलाकात वहाँ के इमाम साहब से हुई तो उनको हमने सारा का सारा वाक़या बयान किया। इमाम साहब ने ना सिर्फ हम दोनों पे दम दुरूद किया बल्कि उनके हिसाब के मुताबिक हम लोग का राब्ता या वास्ता जिस मखलूक से पड़ा था उसको वाकई में पिछल पैरी कहा जाता है। सन 2006 में जब हम लोग मुगल हाउस में रहा करते थे तो हमारे करीब जवार में जितने भी लोग थे, ख़ास तौर पे जो हमारे इमीडिएट पड़ोसी थे, वो बहुत सारी इस तरह की बातें किया करते थे जिन पे यकीन करना आज के इस दौर में मुमकिन नहीं है। अक्सर वो लोग कहा करते थे कि जो सामने वाला घर है जो कि तकरीबन 15 या 20 सालों से न सिर्फ खाली है बल्कि इधर कोई भी ना आया है और ना ही इसके मालिकान का अब कुछ पता है। वो लोग कहा करते थे कि जो सामने वाला घर है इस घर में एक पिछल पैली या एक चुड़ैल रहा करती है। अब जब भी मैं उनकी बातें सुनता तो मुझे अजीब सी हंसी आ जाया करती थी और क्यों ना आती, मैं शुरू से ही इसी तरह का था। जब भी मैं इस तरह की बातें सुनता था तो मैं लोगों का मजाक उड़ाया करता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आने वाली ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आने वाले हैं वो मेरी इस बेयकीनी की कैफियत को न सिर्फ तब्दील करने वाले हैं बल्कि अब तक जो मैं इन मखलूक़ात के बारे में गलत बातें किया करता था वो सारी की सारी सरासर गलत ही थीं। खैर हुआ इस तरह से कि जिस घर में हम लोग रहा करते थे उस घर के बिल्कुल सामने वाला जो घर था वो घर पिछले 15 या 20 सालों से न सिर्फ खाली था बल्कि अक्सर हीरोइनची या इस तरह के लोग उस घर में नजर आया करते थे। अब हीरोइनची या इस तरह के चोरों शक्कों का आना एक अलग बात हुआ करती है, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं इत्तेफाक से किसी शादी में गया हुआ था और जब मैं शादी से वापस आया तो रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम हो रहा था। मेरी आदत थी कि मैं रात में जब भी खाना खाता था तो खाना खाने के बाद 1-2 सिगरेट पिया करता था। तो वैसे ही मैं रात को सिगरेट पीने के लिए जब छत पे पहुंचा तो मेरे सामने वही घर मौजूद था जो कि काफ़ी अरसे से खाली था। अब सिगरेट के कश लगाते लगाते एकदम से जब मेरी नज़र सामने वाले घर पे पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अजीब सी रोशनी है जो एकदम से सामने से न सिर्फ गुजरी है बल्कि मुझे बाकायदा एहसास हुआ है जैसे कि कोई सामने से गुजरा है। अब इतने अंधेरे में एक खाली घर के अंदर झांकने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए। तो वैसे ही जब मुझे ऐसा लगा कि सामने वाले घर में मुझे रोशनी नज़र आई है तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस घर के अंदर की तरफ या स्टेयर की तरफ देखता। खैर मैंने इधर उधर देख के जो भी मेरी सिगरेट थी उसको पीना शुरू कर दिया। अभी जबकि मैं सिगरेट पी रहा था तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जो सामने वाला घर है उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है। अब ये जो मूवमेंट थी ये इतनी वाज़ेह मूवमेंट थी कि क्लियरली पता चल रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने घर की छत पे मौजूद था तो उस घर के अंदर का जो नज़ारा था न सिर्फ मुझे नज़र आ रहा था
بلکہ باقاعدہ ہلکی ہلکی سی کسی کے نیچے اترنے کی یا اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب جب مجھے باقاعدہ اس کے قدموں کی یا نیچے اترنے کی آواز سنائی دی تو میرا پہلا امپریشن یہی تھا جیسے کہ شاید کوئی چور یا کوئی ڈکیت گھر کے اندر کود چکا ہے۔ بہرحال جیسے ہی میں نے سامنے والے گھر کی سیڑھیوں کی طرف دیکھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کر کے ایک عورت ہے جس نے شاید لال کلر کا لباس پہن رکھا ہے، وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آہستہ آہستہ کر کے نیچے آ رہی ہے۔ بظاہر دیکھنے سے اس کا جو لباس تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دلہن ہے یا کوئی بہت زیادہ تیار ہوئی ہوئی لڑکی ہے جو یقیناً کسی شادی کی تقریب سے یا تو آ رہی ہے یا کسی کی شادی کی تقریب میں جانے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا لباس اور اس کے بعد آخر میں اس کا جو چہرہ تھا وہ میرے سامنے موجود تھا۔ وہ جو لڑکی تھی حالانکہ وہ سامنے سیڑھیوں پہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے اس طرح سے دکھ رہی تھی کہ جیسے وہ میری جاننے والی ہو یا پھر مجھے کافی عرصے سے یا کافی سالوں سے پہچانا کرتی ہو۔ اب جیسے ہی میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا جہاں کا حسن اس ایک لڑکی کے اندر سما چکا ہے۔ وہ اس قدر حسین تھی اور اس کا جو چہرہ تھا وہ اس قدر پر نور تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کے چہرے پہ سے یا اس کے اوپر سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ تقریباً 2 یا 3 منٹ تک مسلسل میں اس لڑکی کو نہ صرف دیکھتا چلا گیا بلکہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو نہ صرف میرے چہرے پہ موجود تھی بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد مکمل طور پہ بے بس ہو چکا ہوں۔ خیر اگلے ہی لمحے جیسے ہی مجھے خیال آیا اور مجھے یاد آیا کہ یہ جو گھر ہے یہ پچھلے سالوں سے بلکہ کئی سالوں سے نہ صرف خالی ہے بلکہ یہاں پہ کسی عورت کا، بلکہ اتنی حسین و جمیل عورت کا موجود ہونا اور اوپر سے اترتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آنا کسی بھی طرح اس بات کا حقیقت سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور واقعی میں جیسے ہی میرے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے بجائے اس کے کہ میں سامنے کی طرف دیکھتا رہتا، میں نے اپنے آگے پیچھے یا ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2 یا 4 سیکنڈ تک آگے پیچھے دیکھنے کے بعد جب میری نگاہیں دوبارہ سے اس سامنے والے گھر کی سیڑھیوں کی طرف پڑیں تو اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پہ کوئی بھی موجود ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اب سے کچھ دیر پہلے یا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ سیکنڈ پہلے وہ لڑکی نہ صرف اسٹیئر سے اترتی ہوئی نیچے آئی تھی بلکہ شاید آخری والی اسٹیئر پہ آ کے بیٹھ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسلسل نہ صرف مجھے دیکھ رہی ہے بلکہ آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے حسن کے جال میں مجھے پھنساتی چلی جا رہی ہے۔ خیر میں کچھ دیر تک عجیب کنفیوژن کی حالت میں نہ صرف وہاں پہ کھڑا رہا بلکہ اب میں چاہتا تھا کہ میں واپس مڑوں یا پھر نیچے چلا جاؤں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دماغ نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ کوئی عجیب سی طاقت تھی جو نہ صرف مجھے نیچے جانے سے روک رہی تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط بلکہ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اسی دورانیے میں ایک دم سے جب میں نیچے کی طرف اترنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہی سیڑھیاں جو کہ ہمارے گھر کی سیڑھیاں ہیں اور نیچے کی طرف جایا کرتی ہیں، ان سیڑھیوں پہ وہی لڑکی، وہی عورت، وہی حسینہ نہ صرف میرے سامنے موجود ہے بلکہ وہ ویسے ہی میری طرف دیکھنے کے بعد مسلسل مسکرا رہی ہے۔ اب جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا تو اس کے بعد بس مجھے اتنا یاد ہے کہ شاید میں نے زور سے ایک چیخ ماری تھی۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو میرے جو گھر والے تھے یا جتنے بھی قریب و جوار کے لوگ تھے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خیر جب میں نے اپنے گھر والوں سے یہ سارا کا سارا واقعہ شیئر کیا تو جو میرے والد صاحب تھے وہ مجھے نہ صرف قریبی مسجد میں لے کے گئے تھے بلکہ وہاں پہ مجھے لے جانے کے بعد مجھ پہ دم درود کروایا گیا تھا۔ 1 ہفتے تک میری جو طبیعت تھی
وہ بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہفتے کے بعد میری طبیعت آہستہ آہستہ کر کے نارمل ہوتی چلی گئی۔ آج بھی وہ گھر مغل ہاؤس میں یا اس ایریے میں نہ صرف موجود ہے، بلکہ آج بھی لوگ کہا کرتے ہیں کہ اس گھر کی سیڑھیوں پہ یا اس گھر کے اوپر یا اس گھر کی چھت پہ ایک لڑکی مسلسل نظر آیا کرتی ہے۔